आप सुन रहे हैं एम.आई. राजस्वी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो में आप इसके कुछ अध्याय को सुने होंगे। बचे हुए अध्याय को आप इस वीडियो में सुनेंगे। भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं। आज तो सब पैसा बनाने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। ये घोटाले दबाने से काम नहीं चलेगा। यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। हम और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को देखें। रहा घोटाले अगर उद्घटित होते रहे और मीडिया में छाए रहे तो और किसी मामले में लोग सुनेंगे ही नहीं, राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे और राजनेताओं पर अविश्वास बढ़ता जाएगा। सचमुच देश एक संकट में से निकल रहा है और इस संकट में से अगर रास्ता निकालना है तो आप एक आम सहमति के बिना रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, लेकिन केवल घोषणा काफी नहीं है, व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। कभी कभी मैं ताज्जुब करता हूँ कि आदमी को कितना धन चाहिए, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। कुछ बचने वाला नहीं है, लेकिन इस तरह से लोग धन के पीछे पड़े हैं और सत्ता का भी लोभ इसलिए है कि सत्ता की प्राप्ति से धन प्राप्त करना सरल हो जाता है। 12 जून 1996 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक का बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। मेरी 51 कविताएं पुस्तक की सुप्रसिद्ध कविता जंग ना होने देंगे से उद्धत। भारत का प्रभुत्व मतदाता। अगर हमने जनता के साथ किए गए वादे पूरी नहीं किए तो क्या फिर हमें जनता के पास नहीं जाना होगा? क्या उस समय जनता नहीं पूछेगी? क्या उस समय जनता से नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उन पर अमल नहीं किया, अब ये वोट के हकदार नहीं है, भारत का प्रभुत्व मतदाता हमें हटा देगा। आखिर लोगों पर कुछ तो भरोसा रखना होगा। इस देश की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। 31 मार्च 1998 को लोकसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में की गई चर्चा से उद्धत। भारत भविष्य निर्माण के द्वार पर। भविष्य की ओर देखो। कब तक हम इतिहास के बोझ को लादे हुए घूमते रहेंगे? इतिहास को तोड़ डालेंगे, लेकिन इतिहास में हम भूल भुलैया में फंस नहीं सकते। भविष्य बनाना है और भारत भविष्य के निर्माण के द्वार पर खड़ा है। यह अपनी इस यात्रा में मैंने देखा है। भारत के प्रभाव को अन्य देश स्वीकार कर रहे हैं, वे हमारी महत्ता समझ रहे हैं, वे यह भी जानते हैं कि भारत कुछ सिद्धांतों से बंधा हुआ है और उन सिद्धांतों पर दृढ़ रहेगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी। 24 जुलाई 2003 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर चर्चा में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। भारत वचनबद्ध है। भारत पड़ोसी देश के साथ वार्ता प्रक्रिया जारी रखने के प्रति भी वचनबद्ध है, किंतु किसी भी प्रकार की सार्थक बातचीत के लिए यह आवश्यक है कि वह देश भी मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करे और सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां रोके। 7 सितंबर 2000 को न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में दिए गए भाषण से उद्धत। भारत और रूस की वचनबद्धताएं। दिल्ली घोषणा पत्र में इस सिद्धांत पर बल दिया गया है कि हम दोनों में से कोई
सा भी देश ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे दूसरे देश पर कोई आंच आए। हमने यह घोषणा की है कि दोनों देश अपनी सुरक्षा तथा रक्षा नीतियों में और तीसरी देशों के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग करते समय इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। ये महत्वपूर्ण आपसी वचनबद्धताएं हैं जो भारत और रूस के बीच सक्रिय रक्षा संबंधों को दृढ़ करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करते समय हमारा यह सम्मान मत था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस और अस्थायी उपाय किए जाने चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, विशेषकर प्रस्ताव संख्या 1373 का कार्रवाई से पालन किया जाए। भारत और रूस दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और आतंकवाद की जड़ें हमारे दोनों देश के पड़ोस में फैली हुई है। इसलिए भारत और रूस का ठोस सुरक्षा हित इसी में निहित है कि इस खतरे का मुकाबला राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर निवारक और निरोधक उपायों के जरिए किया जाए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित करने संबंधी आपसी समझौते से इस क्षेत्र में हमारा सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। 11 दिसंबर 2002 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए वक्तव्य से उद्धत भारत परमाणु अप्रसार के लिए वचनबद्ध। भारत न तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश है और न ही वह परमाणु सामग्री की आपूर्ति करने वाले देशों का सदस्य। फिर भी उसने परमाणु सामग्री और संबद्ध तकनीक के निर्यात पर कड़ी रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भारत परमाणु अप्रसार के लिए वचनबद्ध है। उसने इस क्षेत्र से निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगा रखे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में स्वदेश में विकसित किया गया ज्ञान और तकनीकी किसी भी प्रकार से किसी अन्य के हाथ नहीं लगे। वास्तव में इस संदर्भ में भारत की भूमिका परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वालों से कहीं ज्यादा बेहतर रही है। 27 मई 1998 को लोकसभा में परमाणु परीक्षण पर प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए वक्तव्य से उद्धत भारत की सुरक्षा सेवाएं। सुरक्षा का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हमें अपनी स्वतंत्रता को अमर बनाना है। हमारी सीमाएं अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हम अपने देश में जिस जीवन व्यवस्था का विकास कर रहे हैं, बिना बिंद के हम उसका विकास करते रहे। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए। इसका प्रमुख दायित्व हमारी सुरक्षा सेवाओं पर आता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सुरक्षा सेवाएं देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करती रही है। सारे देश को उनकी वीरता पर गर्व है। 8 अप्रैल 1981 को लोकसभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धत भारत के लिए सुरक्षा संकट। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, विदेशी आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारी संपूर्ण विकास योजनाएं कोई अर्थ नहीं रखती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की सुरक्षा के लिए आज एक संकट उत्पन्न हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हमारे देश को चारों ओर से घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। सीमा के दो ओर पाकिस्तान उपस्थित है, जिसे अमेरिका के आधुनिकतम शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं और अमेरिकी नेताओं की घोषणा के बावजूद कि वे हथियार भारत के विरुद्ध काम में नहीं लाए जाएंगे, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह इस बात के अपने इरादे को छुपाते नहीं हैं कि वे यदि हथियार प्राप्त कर रहे हैं तो भारत के विरुद्ध कर रहे हैं। 8 अप्रैल 1959 को लोकसभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धत भारत एक सार्वभौमिकता संपन्न राष्ट्र,
आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकता है। राजाओं को मिलने वाली थैलियां चलती रहे या बंद कर दी जाए, इस पर मतभेद हो सकता है, मगर इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि हम भारत को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिकता संपन्न राष्ट्र के नाते कायम रखना चाहते हैं। न हम चीन के पिछलग्गू बनेंगे, न हम वाशिंगटन के बाजारों में अपने राष्ट्र की इज्जत को नीलामी पर चढ़ने देंगे। 5 जुलाई 1969 को लोकसभा में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। भारत सेकुलर रहना चाहिए। इस देश में कभी मजहबी राज की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी, ना उठेगी और ना उठनी चाहिए। अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, भारत सेकुलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ोसी देशों की तरह से मजहबी राज नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी जड़ें नहीं हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं है? यह 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वह सभ्यता और संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन को बनाती है। 27 मई 1996 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। भूमि पर भार ज्यादा है। पड़ती पड़ी हुई जमीन की खेती लायक बनाकर भूमिहीनों में वितरित किया जाएगा, इसमें कोई मतभेद नहीं है। अगर 23 साल से यह काम नहीं हुआ तो सत्तारूढ़ दल के अंदर जिन बड़े बड़े जमींदारों का प्रभाव है वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। योजनाएं बनाकर आप भूमि बांटिए, जो सरकारी जमीन पड़ी है उसे खेती के योग बनाकर वितरण करिए। लेकिन भूमि पर भार ज्यादा है, भूमि कम है। प्रयत्न होने पर भी, हम इच्छा होने पर भी सबको जमीन नहीं दे सकते। हमें भूमि पर से लोगों को हटाकर कारखानों में लगाना होगा। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास करना होगा। इसके संबंध में ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। 31 मार्च 1971 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जैसी व्यवस्था करनी चाहिए वह हम नहीं कर पाते हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारी व्यवस्था बहुत कमजोर है। इसके लिए हमारी परिस्थितियां भी उत्तरदायी है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास यदि हम ठीक ढंग से करना चाहते हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि जब सैनिक हमारी सेना में काम कर रहा है, हम उसे ऐसी कोई शिक्षा दे जिसको वह बाद में जीवन यापन का साधन बना सके। हमारे भूतपूर्व सैनिक शिक्षक बन सके, जीवन के और भी क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग हो सके। इस बात को ध्यान में रखकर जब सेना में काम करते हैं उसी समय सैनिक शिक्षा के साथ उनको इस दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जब एक बार वो रिटायर हो गए, उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया, तो उनको जीवन यापन की सुविधाएं मिल सके और वे अपना जीवन स्वाभिमान के साथ बिता सके। 24-25 जुलाई 1957 को लोकसभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। भेद की दीवार को उठाना है। यह तर्क का युग है, विज्ञान का युग है। आध्यात्मिकता की रक्षा करते हुए मानव और मानव के बीच में जो भेद की दीवार खड़ी है उसको उठाना होगा और उसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। 31 मार्च 1969 को लोकसभा में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। मतदान निखारना होगा। निर्भय और निष्पक्ष मतदान को और निखारना होगा। चुनाव पद्धति में परिवर्तन कर उसे जातिवाद, हिंसा, धन शक्ति आदि दुर्गुणों से मुक्त करना होगा, जिससे अगली शताब्दी में हमारा शासन तंत्र और भी निखर कर आए।
15 अगस्त 1998 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम दिए गए प्रथम संबोधन से उद्धत। मतदाता सूचियां शुद्ध हो। हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह देखे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन इस चुनाव में जो मतदाता सूचियां बनी वे दोषपूर्ण थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कहता कि इससे केवल हमको क्षति पहुंचती है, कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को भी क्षति पहुंची होगी। यह प्रश्न किसी दल के लाभ का नहीं है। चुनाव के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूचियां शुद्ध हो, उनमें सभी अधिकारी व्यक्तियों के नाम आए और जो भी अपने मत का प्रयोग करना चाहता है उसको वह अवसर दिया जाए। 31 मार्च 1971 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। मेरी 51 कविताएं पुस्तक की सुप्रसिद्ध कविता पहचान से उद्धत। महिलाएं नारकीय जीवन जी रही है। आजादी के 25 साल बाद भी भारतीय समाज जड़ता में, अंधविश्वास में, कुरीतियों में, छुआछूत में डूबा हुआ है। हमने समाज को बदलने के लिए क्या किया? भारत की प्रधानमंत्री एक महिला है, किंतु करोड़ों महिलाएं नारकीय जीवन बिता रही है। उनके मुंह पर घूंघट पड़े हुए हैं, बुर्के लटके हैं। शारदा कानून ने बाल विवाह बंद कर दिए, किंतु प्रति वर्ष लाखों बच्चों के पालने में विवाह होते हैं। दहेज के विरुद्ध कानून बना है, किंतु दहेज बढ़ गया है। दहेज के अभाव में जवान लड़कियां जान तक दे बैठती है। अच्छे घरों में पर्याप्त दहेज न होने के कारण बहुओं के साथ आज भी दुर्व्यवहार होता है। 27 फरवरी 1974 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अगर मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य यही, कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मेरी 51 कविताएं पुस्तक की हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय कविता से उद्धत। मिलावट रोकना बहुत जरूरी। रोग की चिकित्सा से भी अधिक महत्व जिस बात को दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिनमें कि रोग जन्म ना ले। और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पहलू की ओर ध्यान देने में पूर्णतः असफल रहा है। बीमारी फैले और उसका निराकरण किया जाए यह तो आवश्यक है ही, मगर उससे भी महत्व की बात यह है कि बीमारियों को फैलने ना दिया जाए। और इस दृष्टि से अभी तक स्वास्थ्य की समस्या पर विचार नहीं हुआ है। हम डॉक्टरों की संख्या गिनते हैं जो कि देश की आबादी की तुलना में अभी पूरी नहीं है और कभी पूरी हो सकेगी निकट भविष्य में। ऐसी संसाधन दिखाई नहीं देती। चिकित्सा की सुविधाएं भी अपर्याप्त है। गांव में डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर हैं भी वे जाना नहीं चाहते। और इसलिए अगर हम रोगों की रोकथाम पर ही केवल ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि यह ऐसी दौड़ है जिसमें अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हमारी सरकार पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। रोगों की रोकथाम के साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि रोग उत्पन्न न होने दिए जाए। और इस दृष्टि से जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें मिलावट को रोकना बहुत जरूरी है। यहाँ केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में जिस तरह की मिलावट हो रही है खान पान की चीजों में,
उसके बारे में वर्णन करने का यह समय नहीं है, लेकिन हर एक चीज में मिलावट हो रही है और वे वस्तुएं आहार के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। अब हम डॉक्टरों की कितनी भी संख्या बढ़ाए, चिकित्सा की कितनी भी सुविधाएं क्यों ना बढ़ाए, लेकिन यदि खान पान की चीजों में मिलावट को नहीं रोक सकते तो बीमारियों को फैलने से रोकना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। 6 अप्रैल 1960 को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी स्थितियों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अभी तक संविधान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहता। यह तो कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति विचार विनिमय करेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसके विचार विनिमय से नियुक्त होगा, इस संबंध में संविधान मौन है। शायद मौन इसलिए है कि संविधान के निर्माता समझते थे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन जब से इस देश में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की चर्चा होने लगी है, जब से जन न्यायालय की मांग होने लगी है, जब से पार्लियामेंट को संविधान से और देश से भी बढ़कर मानने की प्रवृत्ति बल पकड़ने लगी है, हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न होने लगा है कि सरकार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अब किसी स्वस्थ परंपरा के आधार पर नहीं करेगी, राजनीतिक आधार पर करेगी। 24 अगस्त 1973 को लोकसभा में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी विधेयक पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। मूल्य वृद्धि का संकट। अगर आप दूरगामी दृष्टि से देखें तो हमारे विकास की दर 3.5% है। हमारी जनसंख्या 2.5% बढ़ रही है। 15% हमारे मूल्यों में वृद्धि हो रही है। किस तरह हम आर्थिक संकट पर पार पाएंगे? नारों से समस्या हल नहीं होगी। उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता और उपभोग में संयम, इस त्रिसूत्र के आधार पर आर्थिक संकट को हल किया जा सकता है। 15 मई 1973 को लोकसभा में आवश्यक वस्तुओं के अभाव और मूल्य वृद्धि पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। मूल्य में असत्य है। काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। काले धन की एक समांतर अर्थव्यवस्था देश में चल रही है। जो चुनाव देश में लड़े जाते हैं वे काले धन से लड़े जाते हैं। कोई भी दल उससे मुक्त नहीं है। इस संसद का, लोकतंत्र का सारा भवन झूठ पर खड़ा है। पार्लियामेंट का मेंबर, असेंबली का मेंबर पहला जो काम करता है वह झूठा हिसाब दाखिल करता है। सत्यमेव जयते का नारा लगाकर हम यहाँ एकत्र हुए हैं, मगर हम सबके मूल में असत छिपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 12,000 रुपये का अपने चुनाव क्षेत्र के व्यय का हिसाब दिया है। 12,000 रुपये में कोई चुनाव लड़ सकता है, मगर हिसाब दिया गया है। 27 फरवरी 1974 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। मूल्यों का संकट। यह भी जरूरी है कि देश के सामने जो मूल्यों का संकट है उसको हल करने के लिए प्रदर्शन तो हम करते हैं, मांग उठाते हैं, लोकतंत्र में उसका स्थान है, लेकिन सरकार अगर कोई रचनात्मक सहयोग चाहती है तो सरकार बताए। हम इस मामले में भी रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिपत्ति की हमारे मित्र भी इस संबंध में हाथ बटाएंगे। स्थिति संकटपूर्ण है। किसी तरह की और सावधानी घातक सिद्ध होगी। लोगों को तत्काल राहत की जरूरत है। दूरगामी दृष्टि से ऐसे उपाय अपनाएं कि घाटा कम हो, मुद्रास्फीति घटे और देश इस संकट में से सफलतापूर्वक निकल जाए। 7 अगस्त 1990 को राज्यसभा में देश में मूल्यों की स्थिति पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। तस्करी, अवैध विदेशी व्यापार। बिना सरकारी सहयोग के क्या बिना सरकारी अधिकारियों की साठगांठ की तस्करी हो सकती है? नहीं हो सकती है। कस्टम, एक्साइज, विदेशी मुद्रा नियंत्रण
आयकर अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, पुलिस, गुप्तचर विभाग आदि सब इस सौगांध में सने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्करों को राजनेताओं का परिचय प्राप्त हुआ। संक्षेप में, तस्करी बिना सरकारी अनुमति के चलने वाला विदेशी व्यापार है। यह व्यापार के अनेक ढंग हैं। एक अंडर इनवॉइसिंग है, दूसरा ओवर इनवॉइसिंग है और तीसरा ढंग यह है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने घरों को जो धन भेजते हैं वह धन तस्करों के दलाल विदेशी मुद्रा के रूप में वही ले लेते हैं और यहाँ रुपये के रूप में वह धन उनके घर वालों को पहुंचा दिया जाता है। रिजर्व बैंक उतनी विदेशी मुद्रा से वंचित होता है और ये तस्कर अपनी राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे विदेशी मुद्रा अधिक रुपया देकर खरीदी जाती है और उससे यह तस्करी का काम चलता है। भारत से चोरी छिपे प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं बाहर भेजी जाती है। इस प्रकार जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है वह तस्करी के काम में प्रयुक्त होती है। तस्करी करने वाली झूठी और जाली फर्मों के नाम पर जो अस्तित्व में नहीं है, जो केवल कागज पर हैं, लाइसेंस स्कैंडल की तरह से किसी संसद सदस्य को साथ लेकर किसी मंत्री का अनुग्रह प्राप्त करके लाइसेंस लेने में सफल हो जाते हैं। वे विदेशी जाली फर्मों को माल भेजते हैं, वहां भी रुपया कमाते हैं और वहां भी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। 23 सितंबर 1974 को लोकसभा में अंतरिक्ष सुरक्षा संशोधन अध्यादेश पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। त्रिभाषा फॉर्मूला चलाए। मेरा निवेदन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अंग्रेजी चला रही है। यह सिफारिश पहले भी की गई थी कि अंग्रेजी के साथ हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हर एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक कर दिया जाए। अंग्रेजी में परीक्षा हो लेकिन उसके साथ हिंदी का ज्ञान हो और हिंदी के साथ एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाए। अभी हिंदी राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूला ही चलना चाहिए, लेकिन जब तक नौकरी के लिए उसकी जरूरत नहीं होगी कोई दक्षिण की भाषा नहीं पढ़ेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इम्तिहान में जो भी विद्यार्थी बैठे उसे अपनी मातृभाषा के अलावा एक भारतीय भाषा को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। हिंदी के अलावा एक और भाषा क्या हो यह अहिंदी वाले तय कर ले। अगर वे उर्दू तय करेंगे तो हम मान लेंगे, अगर वे पंजाबी के पक्ष में मत देंगे तो हम मान लेंगे, मगर वे एक भाषा तय कर दे और हिंदी प्रांतों के जो भी लड़के आएंगे उन्हें उस भाषा का पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। अगर उन्हें नौकरी लेनी है तो वे इस भाषा को पढ़ेंगे, किंतु नौकरियों के कारण देश की सांस्कृतिक विकास को रोका नहीं जा सकता। 22 फरवरी 1965 को राज्यसभा में सरकारी भाषा नीति पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। तिब्बत को स्वायत्तता मिले। मैं उस पुरानी भूल में नहीं जाना चाहता जब हमने तिब्बत को चीन का भाग स्वीकार कर लिया था। चीन के साथ हम अपने संबंध समान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ ही यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि तिब्बत की खोई हुई स्वायत्तता तिब्बत को वापस मिल जाए। 18 जुलाई 1980 को लोकसभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। तिब्बत एक स्वतंत्र देश। आक्रमण की घोषणा के साथ ही साम्यवादी सरकार ने उसके कारणों और ध्येय पर भी थोड़ा प्रकाश डाला है। यद्यपि वे कारण और उनकी भाषा वैसी ही है जैसी किसी भी आक्रमणकारी की होती है, अर्थात आक्रमणकारी कभी अपने स्वार्थ के लिए आक्रमण न करके आक्रमित प्रदेश की जनता की मुक्ति के लिए आक्रमण करता है तथा उसे यह पग वहां की जनता को अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की दुर्विधि संधि से बचाने के लिए उठाना पड़ता है। साम्यवादी चीन ने भी इसलिए आक्रमण किया है। तिब्बत की जनता को साम्राज्यवादी शक्तियों को चंगुल से बचाने के लिए
साम्यवादी सेनाएं आगे बढ़ी है, किंतु संघ की सदस्यता के लिए किए गए उसकी आज तक के प्रयत्न उसके ऊपर संघ के सिद्धांतों का पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी अवश्य डालते हैं। हो सकता है कि चीन इसे घरेलू मामला कहकर टाल दे, किंतु तिब्बत एक स्वतंत्र देश है। चाहे प्राचीन चीनी साम्राज्य के समय में उस पर चीन का प्रभुत्व नाम मात्र का भले ही रहा हो। 26 अक्टूबर 1950 को दैनिक समाचार पर स्वदेश में प्रकाशित संपादकीय से उद्धृत। दरवाजे खुले हैं। जो विदेशी कंपनियां यहां आना चाहती है वे मुनाफे के लिए आना चाहती है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे हमारा उद्धार करने के लिए आना चाहती है। हम किसको आने दें, किस सीमा तक आने दें, किस क्षेत्र में आने दें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अभी तो दरवाजे खोले जा रहे हैं। विश्व बैंक का कोई अधिकारी आता है, वित्त मंत्री से मिल सकता है। दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाइए। अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की से भी घुसने की इजाजत है। ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर विश्व बैंक के IMF के अधिकारी आते थे तो हमारे किसी सचिव से, सचिवालय में से किसी अधिकारी से मिलते थे, लेकिन अब संबंध बड़े घनिष्ठ हो गए हैं। यह घनिष्ठता हमें कहाँ ले जाएगी? 9 मार्च 1992 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। दहेज प्रथा का समर्थन कोई नहीं करता और जो भी दहेज देता है वह विवश होकर देता है। जब घर में जवान लड़की बैठी हुई हो तो उसके बाप के दिल पर पत्थर रखा होता है, और जब उसको बिना दहेज दिए कोई लड़का अपनी लड़की के लिए नहीं मिलता तो झक मारकर उसे दहेज देना पड़ता है, क्योंकि जैसे भी हो उसको तो अपनी लड़की के हाथ पीले करने होते हैं। खुशी से कोई भी दहेज देना नहीं चाहता। आज की इस परिस्थिति को हम इस तरह का एक कानून पास करके बदल नहीं सकते। समाज में क्रांति की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि कानून आना चाहिए, मगर सामाजिक चेतना और जागृति के बाद आना चाहिए, उससे पहले नहीं। पहले हम समाज को जागृत करें, फिर हम कानून से उस पर मोहर लगाएं। 5 अगस्त 1959 को लोकसभा में दहेज निषेध विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव के समय दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। दलितों का आर्थिक पहलू भी देखना जरूरी। प्रश्न केवल सामाजिक नहीं है, प्रश्न का स्वरूप आर्थिक भी है। यह ठीक है कि धन कमाने के बाद भी जन्म से जो छोटा समझा जाता है वह समाज में सम्मान का स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। सामाजिक दृष्टि से अगर कोई अभिशप्त है और वे बेजमीन है, देश में बेजमीन मजदूर अधिकतर हमारे हरिजन बंधुओं में से आते हैं। अगर उनके पास आजीविका के साधन नहीं है, अगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति के कारण उनके उद्योग जो हाथ की कला पर चलते थे पिछड़ रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं और वे प्रतियोगिता में टिक नहीं सकते हैं, तो एक आर्थिक संकट भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। केवल नौकरियों में उन्हें सम्मान प्रतिनिधित्व देकर जो अभी हम नहीं दे सकते, यह संकट टाला नहीं जा सकता। यह देखना चाहिए कि किन उद्योगों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके किस प्रकार बाजार की प्रतियोगिता में टिकाया जाए। मैं समझता हूं कि आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के पीछे सिद्धांत यह है कि केवल सम्मान अवसर काफी नहीं, जो पिछड़े हैं उन्हें विशेष सुविधाएं देकर समकक्ष लाना चाहिए, अभी वे दौर में टिक सकते हैं। अन्यथा जो दलित और पीड़ित हैं उनके लिए अवसर का कोई मतलब नहीं है। अगर सब दौड़ने वालों को एक लाइन पर खड़ा नहीं किया जा सकता तो फिर वह दौड़ नियमों के अनुसार नहीं होगी। इसी कारण संरक्षण का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन संरक्षण से तत्काल प्रगति नहीं होनी चाहिए। यह भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि हमें हमेशा के लिए बैसाखी लेकर चलना है। 23 अगस्त 1973 को लोकसभा में हरिजन पर बढ़ रहे अत्याचार पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। दिलों को भी जोड़ना चाहिए।
क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी अनेक नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है और हम किसको कितना पानी मिले इस विवाद में उलझे हुए हैं। वर्षों से ये विवाद ऐसे ही पड़े हुए हैं। इस नियति को बदलना होगा। हमारी नदियां जो हिंदुस्तान के राज्यों को जोड़ती है, उन्हें हिंदुस्तानियों के दिलों को भी जोड़ना चाहिए। 15 अगस्त 1998 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम दिए गए प्रथम संबोधन से उद्धत, देश सब्सिडी से नहीं चल सकता। इस देश में वर्क एथिक्स नहीं है। इस संकट के काल में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, तब हम संकट में से निकलेंगे। यह भाव नहीं है। सरकार यह भाव पैदा नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे डर है कि महंगाई बढ़ेगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे। जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान मैदान में आ जाएंगे और राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो जाएगा। हमने देखा फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करने का फैसला बुनियादी तौर पर सही फैसला था। कितनी सब्सिडी कितने दिनों तक? यह देश सब्सिडी के भरोसे नहीं चल सकता। लेकिन कौन कम करेगा? और कम करेंगे तो हम यह मान लेंगे कि बाहर विरोध करेंगे, फिर क्या होगा? अभी भी समय है, आम राय बनाइए। देश में अपने सरकारी खर्च में कमी करने की बात कही है। माफ करिए, खर्च में बहुत कमी नहीं हुई है। सादगी का वातावरण नहीं है। देश संकट में है, यह अनुभूति नहीं है। इस संकट पर मिलकर विजय प्राप्त करने का संकल्प नहीं है। 18 दिसंबर 1991 को लोकसभा में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते समय दिए गए वक्तव्य से उद्धत, धर्म पर चलो। हमने 48 साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम आशा करते हैं कि अब तो प्रतिपक्ष में आए हैं, वे बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत समय तक रहेंगे। वे भी अपने धर्म का पालन करें। धर्मम रच अर्थात धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसे इंगित नहीं किया गया है। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म क्या है, यह आप तय करें। मेरा धर्म यह है कि मैं आपको संबोधित करूं और अच्छी बातें कहूं, तथा आपका धर्म यह है कि आप शांति से सुने। जब सेकुलर का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है तो भ्रम पैदा होता है। अगर सेकुलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया जाता है, संप्रदाय निरपेक्ष किया जाता है, क्योंकि कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धर्म सापेक्ष होते हैं, तो इतनी गलतफहमी पैदा नहीं होती। लेकिन अब उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम सेकुलरवादी हैं, देश सेकुलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए कि हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, व्यवहार में लाकर दिखाएंगे। 31 मार्च 1998 को लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा से उद्धत, धर्म सद्बुद्धि देता है। धर्म वह मंत्र है जो उद्धार करता है, जो शक्ति देता है, जो सद्बुद्धि देता है, जो औरों का भला करना सिखाता है, उपकार करना सिखाता है। हमारे देश में धर्म की प्राचीन परंपरा है। अनेक उपासना पद्धतियां हैं, पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सब एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग दृष्टि होती है, लेकिन सृष्टि एक ही है। 4 फरवरी 2000 को भगवान ऋषभ देव अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महोत्सव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत, धारा 370 को समाप्त किया जाए। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत और पाकिस्तान का यह फर्क समझना चाहिए और यह हमारा काम है कि हम उन्हें समझाएं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। यदि मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ एक वर्ग ऐसा है जो पाकिस्तान का हौवा खड़ा रखना चाहता है। इस हौवे का हमें निराकरण करना होगा
और जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि वे भारतीय गणराज्य में बराबरी के साझेदार हैं। लेकिन इसके लिए भेदभाव की सारी दीवारें गिरनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें पृथक करने वाले सारे तत्व समाप्त किए जाने चाहिए। इसलिए मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा मांग की है कि धारा 370 को समाप्त किया जाए और अन्य ऐसे कदम उठाए जाए जिससे जम्मू कश्मीर न केवल संवैधानिक रूप से भारत का अटूट अंग बने जो वह आज है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा ले और जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक के नाते अपने अधिकारों का उपयोग तथा अपने कर्तव्य का पालन करे। 22 नवंबर 1968 को लोकसभा में कश्मीर के हालात पर चर्चा करते हुए दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। नक्सलवादी लोकतंत्र के लिए खतरा। स्वाधीनता के 20 वर्ष के पश्चात जिन्हें समृद्धि में हिंसा नहीं मिला, उनका बेचैन होना स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल का रास्ता खुला था कि वह नक्सलवादी में बेदखली बंद कर देता। अगर भूमि बेकार पड़ी हुई है, अगर भूमि पड़ती पड़ी हुई है तो उसके वितरण के लिए भी राज्य सरकार कदम उठा सकती थी। अगर विधानसभा की बैठक करना संभव नहीं था तो राज्य सरकार एक अध्यादेश जारी करके बेदखली को रोक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नक्सलवादी में जो कुछ हुआ है उसकी निंदा किए बिना नहीं रहा जा सकता। वह केवल शांति और व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, वहां तो राष्ट्रीय एकता के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। अगर मामला भूमि सुधारों का है तो पुलों को तोड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर प्रश्न भूमिहीनों को भूमि देने का है तो गण न्यायालय स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? वे गण न्यायालय मुकदमे कर रहे हैं, वे मृत्युदंड दे रहे हैं। एक गण न्यायालय ने जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी, बाद में उसका सिर कटा हुआ पाया गया। 5 जुलाई 1967 को लोकसभा में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। नक्सलवाद एक गंभीर खतरा। आज देश के सामने एक गंभीर खतरा है। वह खतरा है नक्सलवादियों का, जो कि चीन की राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति बता रहे हैं, जो चीन के पथ को अपना पथ बता रहे हैं, जो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं और राजनीतिक हत्याएं कर रहे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा और दुख भी होगा कि नक्सलवादियों की गतिविधियां हमारी सेनाओं में भी पहुंच गई है। थोड़ी देर पहले जल सेना के 36 जहाजों पर नक्सलवादी पोस्टर लगे हुए पाए गए। नौसेना के इन जहाजों में हमारा INS विक्रांत भी था। ये पोस्टर एक दिन में लगाए गए। 36 जहाजों पर वे पोस्टर एक साथ लगे हुए पाए गए। क्या यह समझना चाहिए कि इन जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों में नक्सलवादियों ने प्रवेश कर लिया है? उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जा रही है? वायुसेना में भी नक्सलवादी घुस रहे हैं। इस बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। समाचारों को दबाया जा रहा है। अभी हावड़ा हवाई अड्डे से भारत की वायुसेना का जो जहाज उड़ा था और जो बीच में टूटकर गिर गया था, यह खबर छिपाई गई। वह खबर छपने नहीं दी गई क्योंकि जहाज के टूटने का कारण सबोटेज था, तोड़फोड़ थी। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अभी इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन का जो विमान असम में ध्वस्त हुआ है, उसके पीछे भी नक्सलवादियों की गतिविधियों की शंका की जा रही है। संदेह किया जा रहा है आज देश की अखंडता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचे को नक्सलवादियों से खतरा है। 3 सितंबर 1970 को लोकसभा में अपराध कानून में संशोधन विधेयक के विरोध में दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। नजरबंदी कानून का राजनीतिक दुरुपयोग। अगर आप समझते हैं कि देश में ऐसे तत्व हैं जो देश की शांति को, देश की सुरक्षा को संकट में डालना चाहते हैं, तो उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाए,
उनकी आपत्तिजनक कार्रवाइयों पर रोक लगाए, मगर नजरबंदी कानून की आड़ लेकर उन्हें उनके वैध कार्यों से रोकना इसे कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। नजरबंदी कानून किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लाया जाए, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, फिर चाहे वे शेख अब्दुल्ला हो या मास्टर तारा सिंह हो। बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद रखना ठीक नहीं है। अगर देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो देश की स्वतंत्रता को, देश की सुरक्षा को संकट में डालना चाहती है, जो विदेशों से धन या हथियार प्राप्त कर रही है, जो पंचमार्गियों के रूप में काम कर रही है, उनके लिए एक लॉ ऑफ ट्रीजन आप अलग से बना सकते हैं। गद्दारों के खिलाफ एक कानून आप अलग से बना सकते हैं, मगर नजरबंदी कानून और उसका इस तरह राजनीतिक दुरुपयोग, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। 2 दिसंबर 1960 को लोकसभा में निषेधात्मक नजरबंदी कानून के संबंध में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। नजरबंदी कानून लोकतंत्र पर कुठाराघात। जहां तक सिद्धांत का सवाल है, कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने से इनकार करेगा कि बिना मुकदमा चलाए किसी को नजरबंद करना या बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का उस समय तक अधिकार होना चाहिए जब तक कि वह किसी समान कानून का उल्लंघन नहीं करता। यही कारण है कि किसी भी सब देश में बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने का कानून नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे कानून के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। सचमुच में यह कानून जो पिछले 7 साल से हमारे देश में चल रहा है, लोकतंत्र की जड़ पर कुठाराघात है। यह नागरिक स्वाधीनता का दमन करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। यह भारतीय गणतंत्र के माथे पर कलंक का टीका है। यह सरकार के लिए लांछन है और भारतीय जनता के लिए एक चुनौती है। 10 दिसंबर 1957 को लोकसभा में निषेधात्मक नजरबंदी कानून पर दिए गए वक्तव्य से उद्धत। नई टेक्नोलॉजी। हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आवश्यक भी है। उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, हमारे माल की क्वालिटी बढ़नी चाहिए। हमें दुनिया के बाजार में सामान बेचना है। घटिया माल कौन खरीदेगा? लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे, तब लोग कहाँ जाएंगे? सार्वजनिक उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। उनसे जो मजदूर निकलेंगे उनका क्या होगा? इन पर सब राजनीतिक दलों में एक आम सहमति की जरूरत है। 18 दिसंबर 1991 को लोकसभा में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए दिए गए वक्तव्य से उद्धत। नारे से गरीबी हटाना संभव नहीं। गरीबी हटाओ का नारा लगाकर चुनाव जीतना सरल है, लेकिन नारे से गरीबी को हटाना संभव नहीं। क्या मैं समझूं कि अभी तक देश में जो सरकार थी वह संयुक्त कांग्रेस की सरकार थी? क्या वह गरीबी हटाना नहीं चाहती थी? क्या गरीबी हटाना कोई नया अन्वेषण या खोज है? यदि सरकार में बैठी पार्टी यह कहे कि साल तक गरीबी हटाने के हमारे प्रयत्न विफल हो गए, यदि वह अपनी विफलता स्वीकार करे और यह आश्वासन दे कि भविष्य में हम ईमानदारी से गरीबी हटाना चाहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन 23 साल के सारे कार्यकलाप को इतिहास की दृष्टि से शून्य बताना संयुक्त कांग्रेस के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। 31 मार्च 1971 को लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। निर्भरता खतरनाक है। रूस से हम गेहूं ले रहे हैं तो वह किस भाव पर हमें मिलेगा? हम सोवियत रूस से तेल ले रहे हैं, उसका भाव क्या होगा?
हम फर्टिलाइजर प्राप्त कर रहे हैं, उसका मूल्य क्या है? हम इस्पात ले रहे हैं, उसकी कीमत क्या है? हम न्यूज़ प्रिंट भी सोवियत रूस से प्राप्त करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय भावों की तुलना में सोवियत रूस के क्या भाव हैं? उनके बारे में सदन को और देश को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता का यह रूप नहीं हो सकता कि अमेरिका के संदर्भ में अपनी आत्मनिर्भरता घटा दे और सोवियत रूस के संदर्भ में अपनी निर्भरता बढ़ा दे। निर्भरता खतरनाक है, वह चाहे इस महादेश पर हो या उस महादेश पर। यह धारणा गलत है कि विदेशी सहायता बिना शर्तों के मिलती है। शर्तों कभी दिखाई देती है, कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो शर्तें उजागर हो जाती है, हमारे राष्ट्रीय विकल्प को बंद कर देती है। उस पर बढ़ती हुई निर्भरता कम से कम हमारी आत्मनिर्भरता की सूचक नहीं हो सकती। 15 मार्च 1974 को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए वक्तव्य से उद्धत। नेता निष्कलंक हो। देश में पूंजी है, प्रतिभा है, परिश्रम है, मगर देश का शासन जिस तरह से चला है शायद उसमें कोई कमी रह गई है, उसमें कोई दोष है। विदेशों में जो भारतीय जाते हैं वे स्वयं को समृद्ध करते हैं और जिन देशों में बसे हुए हैं उनकी समृद्धि में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका में भारतीय गए थे किसान के नाते, प्रोफेशनल के नाते और छोटे व्यापारी के नाते। वे 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाने की स्थिति में आ गए हैं, कमा चुके हैं। ब्रिटेन में जो भारतीय हैं उनको देखकर वहां के लोगों में ईर्ष्या हो रही है। भारतीय जहां जाता है वहां लक्ष्मी की साधना में लग जाता है और लक्ष्मी की साधना बड़ी सफलता के साथ करता है, मगर इस देश में आते ही ऐसा लगता है कि इस देश में रहने वालों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। हम घाटे की अर्थव्यवस्था को लेकर जूझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर नीतियाँ बदली जाए, एक नया अध्याय आरंभ किया जाए, इस नए अध्याय को आरंभ करने के लिए जरूरी है कि नेता निष्कलंक होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, सरकारी अफसर अकाउंटेबल होना चाहिए, उद्योगपतियों से कह देना चाहिए कि उचित मुनाफा ठीक है मगर अंधाधुंध मुनाफा कमाने की छूट नहीं होगी, तो देश की स्थिति बदल सकती है। 18 जुलाई 1991 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। नियंत्रण का परिणाम। नियंत्रण तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक नियंत्रणों के परिणाम स्वरूप बाजार में पैदा होने वाले कृत्रिम अभाव को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त भंडार नहीं होंगे। आज स्थिति यह है कि नियंत्रण लगाते ही सामान बाजार से गायब हो जाता है, दाम बढ़ जाते हैं। अगर सरकार इतना भंडार करे कि लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके तो नियंत्रणों के सफल होने की संभावना है, अन्यथा नियंत्रण बीमारी का ऐसा इलाज है जो बीमारी से भी अधिक खराब है। 15 मार्च 1974 को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए वक्तव्य से उद्धत। न्यायपालिका गणतंत्र का आधार। न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। न्यायपालिका हमारे गणतंत्र का आधार है, इसलिए हम सदन में जजों के व्यवहार की चर्चा नहीं करते, उनके आचरण को चुनौती नहीं देते। 28 मार्च 2000 को राज्यसभा में एक स्पष्टीकरण पर दिए गए वक्तव्य से उद्धत। न्यायपालिका की स्वाधीनता। जजों को जिस संविधान का पालन करने की शपथ लेने के लिए कहा जाता है, क्या उस संविधान की कोई फिलॉसफी नहीं है? क्या संविधान के निर्माता सब प्रकार के दर्शन से शून्य थे? क्या संविधान के निर्माता आर्थिक प्रगति नहीं चाहते थे? क्या वे सामाजिक न्याय के सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे? लेकिन इसके साथ ही वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी बंधे हुए थे। इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 65 साल की आयु तक उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। उनका वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। संसद उसमें कटौती नहीं कर सकेगी।
कोई जज सरकारी आदेश से नहीं हटाया जा सकेगा। संविधान में एक प्रक्रिया दी गई हुई है जिसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना पड़ेगा। इस पर कार्रवाई करके किसी जज को हटाया जा सकता है। ये सब प्रावधान जो न्यायपालिका की स्वाधीनता की रक्षा के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं, क्या किसी दर्शन के दर्पण नहीं है? क्या उनके मूल में कोई बुनियादी चिंतन नहीं है? क्या संविधान के निर्माता यह नहीं चाहते थे कि देश में व्यक्तिगत स्वाधीनता और आर्थिक समता का समन्वय किया जाए, देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, विषमता घटे, शोषण समाप्त हो? 4 मई 1973 को लोकसभा में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। अगर सुप्रीम कोर्ट बैंक नेशनलाइजेशन के विषय में सरकार के खिलाफ निर्णय दे देता है तो वह रिएक्शनरी हो जाता है, और वही सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति गिरी के चुनाव को वैध ठहरा देता है तो यह अच्छा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट वही है, लेकिन अगर वह सरकार का मनचाहा निर्णय दे दे तो वह अच्छा, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग है, कमिटेड है। अगर वह सरकार के खिलाफ फैसला दे दे तो वह जज बुर्जुआ है, उसका क्लास कैरेक्टर देखना होगा। यह देखना होगा कि उन्होंने किस स्कूल में जन्म लिया है। क्या यह कसौटी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कसने की? क्या यह कसौटी है न्यायपालिका के निर्णयों पर विचार करने की? इसका परित्याग करना होगा। न्यायपालिका सर्वथा स्वतंत्र और निष्पक्ष रहनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ रहनी चाहिए तो केवल रहनी ही नहीं चाहिए, दिखाई भी देनी चाहिए, और ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए जिससे यह आशंका पैदा हो कि जजों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। 4 अगस्त 1972 को लोकसभा में न्यायपालिका के स्वतंत्रता संबंधी विधेयक पर दिए गए वक्तव्य से उद्धत। युद्ध जीतने का आसान तरीका। हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका है युद्ध का न होने देना। 15 अगस्त 1998 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम दिए गए प्रथम संबोधन से उद्धत। यह कसौटी का काल है। मेरा निवेदन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें मजबूत करना है और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि हम अपनी आवश्यकताओं का साजो सम्मान अपने ही देश में बना सके। महाशक्तियों का ढंग यह है कि वे हमें उपकरण तो देती है मगर उसके स्पेयर्स नहीं देती। स्पेयर्स देती है तो 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो 2-3 हफ्तों में ही समाप्त हो जाती है। न उनके पास हथियार रहते हैं और न हमारे पास हथियार रहते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह कसौटी का काल है। इस भूखंड की सुरक्षा जुड़ी हुई है। देश का विभाजन हो जाता है, फिर भी हम सुरक्षा को टुकड़ों में नहीं देख सकते। दुर्भाग्य की बात है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों ने इस भूखंड में परिस्थितियों में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है उसकी चुनौती को नहीं समझा और एक महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से निकल जाने दिया। पाकिस्तान को हथियारों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान उन हथियारों से सोवियत संघ से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की 16 डिवीजनें अफगानिस्तान की सीमाओं पर नहीं लगी है। पाकिस्तान को आवश्यकता है राजनीतिक स्थिरता की, आर्थिक विकास की, मगर हम इस भूखंड के सारे देशों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। इस बात को हमें मान लेना चाहिए। 8 अप्रैल 1981 को लोकसभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर दिए गए वक्तव्य से उद्धत। योजना की सफलता के लिए योजना में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यदि हम समझते हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर सकेंगे तो आज ही हमको व्यवहारिक दृष्टि से योजना में काट-छांट कर देनी चाहिए। ऐसा करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषण इस प्रकार के दिए जाते हैं जो कि परिस्थितियां हो। हम योजना को पूरा करेंगे,
आज अव्यवस्था यह है कि परिस्थितियां बिगड़ गई है। बाहरी सहायता जिस परिणाम में मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। अंदर के साधन एकत्र करने के लिए जितने टैक्स लगाए जा सकते थे लगा दिए गए हैं। अब अधिक टैक्स नहीं लगाए जा सकते। जो आगे बजट आ रहा है यदि उसमें और टैक्स लगाए गए तो जनता में असंतोष पैदा हो जाएगा, और जब जनता में असंतोष पैदा हो जाएगा तो योजना के लिए उत्साह कहां से आएगा। जब तक जनता में योजना की सफलता के लिए उत्साह पैदा नहीं होगा तब तक योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि नौकरशाही के बलबूते पर कोई निर्माण कार्य सफल नहीं हो सकता। हम अपनी योजनाओं की सफलता के लिए जिस मशीनरी पर निर्भर करते हैं वह जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वह जनता की भावनाओं का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यदि हम चाहते हैं कि हम योजना को सफल करें और उसके लिए आवश्यक जन सहयोग प्राप्त करें तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और योजना के निर्धारण और क्रियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि इस दृष्टि से प्रयत्न किए जाएंगे तो सारा देश उन प्रयत्नों में सरकार का साथ देने के लिए तैयार होगा। राष्ट्र के विकास की समस्या किसी एक दल की समस्या नहीं है। योजना की सफलता के लिए सब लोग सहयोग करें, इसके लिए सरकार को उचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। 14 फरवरी 1958 को लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। युद्ध कोई नहीं चाहता। मैं युद्ध का हामी नहीं हूँ, मैं भी शांति का समर्थक हूँ, किंतु मरघट की शांति नहीं, जीवन की शांति का समर्थक हूँ। कश्मीर की 1/3 भूभाग को पाकिस्तान को सौंपने से जो शांति होगी वह अस्थायी शांति नहीं होगी, और मैं समझता हूँ कि शांति के आवरण में हमारे दुर्बलता की नीति आगे नहीं चलनी चाहिए। हमें धर्मराज युधिष्ठिर के उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध कोई नहीं चाहता, मगर दूसरे लोग हम पर युद्ध थोप सकते हैं। धर्मराज युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने युद्ध को टालने का बड़ा प्रयत्न किया। अनुनय विनय की, शांति का संदेश भेजा, बंटवारा तक मान लिया, द्रौपदी का अपमान सहा, लेकिन युद्ध से उनको त्राण नहीं मिला। जो युद्ध से भागता है युद्ध उसके पीछे भागता है, और जो युद्ध के सम्मुख हिम्मत करके खड़ा हो जाता है उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। वह अपने अधिकारों की भी रक्षा करता है और शांति की स्थापना करने में भी सफल हो जाता है। 15 मई 1957 को लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए वक्तव्य से उद्धत। याद करे बहरे शासन को, याद करे बहरी शासन को, बमसी थर्राती आसान को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्याय से लड़े, दया की मत फरियाद करे, उनकी याद करे। मेरी 51 कविताएं, पुस्तक की कविता उनकी याद करे से उद्धत। राइट टू रिकॉल प्रश्न सिद्धांत का है। जो भी चुनकर भेजता है क्या उसे वापस बुलाने का अधिकार हो? स्विट्जरलैंड छोटा देश है, इसलिए उसकी बात यहाँ लागू नहीं कर सकते। सोवियत रूसो बड़ा देश है, इसलिए लागू नहीं कर सकते। वह कम्युनिस्ट देश है, इसलिए लागू नहीं कर सकते। तो आप लोकतंत्र में कोई नई बात क्यों नहीं करके दिखाते? हमारे देश में आज जैसी परिस्थिति है दुनिया में कहीं नहीं है। राजनीतिक दूषित हो गई है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, हम ला रहे हैं, मगर हमारे कुछ लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप बेकार हो गए हैं। जनता अपना असंतोष कैसे प्रकट करे? गुजरात की विधानसभा भंग करनी पड़ी, और यह बात अलग है कि श्री चंदपन की पार्टी ने उस समय उसका समर्थन किया था, लेकिन आज वो बिहार में उसका समर्थन नहीं कर रही है। मैं इस विवाद में नहीं आना चाहता था, लेकिन अगर वापस बुलाने का अधिकार हो तो
मतदान किया जा सकता है ताकि ऐसे मौके अधिन न आए। राइट टू रिकॉल हो तो यह बात चुने हुए प्रतिनिधि पर अंकुश के रूप में काम करेगी, उसे मजबूर करेगी जनता के प्रति जिम्मेदार रहने के लिए। आज तो वह समझता है कि 5 साल तक हमें कौन हटा सकता। मैं समझता हूँ कि यह एक जीवंत लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। रूढ़िवादी लोकतंत्र से हटकर जीवित और जागृत लोकतंत्र के अनुरूप यह संशोधन हमें स्वीकार करना चाहिए और जनता को अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार देना चाहिए। फिर लोगों को सड़कों पर आने से रोका जा सकता है। फिर जनता की राय से लोकतांत्रिक तरीके से विवादग्रस्त प्रश्न हल हो सकते हैं और भ्रष्टाचारी सदस्य को सीधी राह पर रखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो यह संशोधन कर सकते हैं कि रिकॉल के समय 50% वोट होना जरूरी है। मैं यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ। अभी तो आप 32% पर चुनकर आ सकते हैं, 44% पर चुनकर आ जाते हैं, लेकिन आप रिकॉल को जरा कठिन बना दीजिए कि जब तक 50% वोट नहीं मिलेंगे रिकॉल की बात नहीं मानी जाएगी। यह बात स्वीकार करनी चाहिए। इससे संसद सदस्यों आदि में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी, जनता को भी उन पर नजर रखने की सतर्कता का अनुभव होगा। अभी तो जनता समझती है कि एक बार चुन लिया, अब हमें उसे हटा नहीं सकते, अब जो चाहे यह करे, और प्रतिनिधि समझता है कि हम सब करने के लिए स्वतंत्र हैं। 15 नवंबर 1994 को लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मतदाताओं द्वारा वापस बुलाने संबंधी दिए गए वक्तव्य से उद्धृत। आप सुन रहे थे M.I. राजर्षि के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। आप पिछले 2 वीडियो और इस वीडियो में इस बुक के कुछ भाग को सुने होंगे। बचे हुए भाग को आप अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।